कैसे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए उत्तराखंड की क्लासेस, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो शायद आप सभी ने भरे होंगे, आप सभी ने फिलअप किया होगा फॉर्म को, जिसमें हाल फिलहाल में ही अभी कुछ री एग्ज़ाम अनाउंस हुए हैं। जो वीडियो का एग्ज़ाम है आपका वन दरोगा है, इसके अलावा सचिवालय रक्षक है, ये एग्ज़ाम है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपका ARO आने वाला है, ठीक है, आपका RO आने वाला है, ARO आने वाला है, लोअर PCS है, अपर PCS आपका आने वाला है। इसके अलावा वन निगम में भी एक नया एग्ज़ाम आएगा। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम जो आपको देखने को मिलेंगे और रनिंग में भी हैं। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए हमें उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी की मद्देनजर रखते हुए हमने उत्तराखंड की पहले भी बहुत सारी क्लासेस देखी हैं, उसके साथ साथ अभी मैं उत्तराखंड के इतिहास को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोग इसे लगातार आगे देखते जाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग समय ज़्यादा गवारा ना करते हुए अपनी क्लास को, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत जो होगी वो उत्तराखंड इतिहास में हम लोग बातें करेंगे। जहाँ तक मैंने कत्यूरी तक पढ़ा दिया है, तो आप वो हमारे चैनल पे जाकर के वहाँ जो प्लेलिस्ट बनाई गई है आप वहाँ से देख लेंगे, तो आपको कत्यूरी शासन तक की चीज़ें मिल जाएंगी। देखो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो कत्यूरी शासन था, यानी कत्यूरी वंश था, उस कत्यूरी वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था ब्रह्मदेव या बीरमदेव, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इतिहास एक तरीके से बिल्कुल भी स्पष्ट, उत्तराखंड का इतिहास तो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं मिलता है, सही जानकारी हमारे पास नहीं होती है। लेकिन जो भी जानकारी है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, उन सब जानकारी को मैं आप तक पहुंचा दूंगा और आप देखेंगे कि आप किसी भी पेपर को उठा लेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट्स की मैं बात नहीं करता हूं, उसमें कुछ भी सवाल बनाए जा सकते हैं, कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। बहुत अलग इतिहास है हमारा, बिल्कुल अलग है ना, पहाड़ में अलग, बिल्कुल चीज़ें अलग से देखने को मिलती हैं। तो आप लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो भी पेपर में आया हुआ एग्ज़ाम में सवाल होगा वो हम लोगों से नहीं बचेगा, ये मैं आपको एक उम्मीद दे सकता हूँ, ये मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए तो इतिहास में कुछ सही जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि बीरमदेव की मृत्यु 1398 के आसपास बताई जाती है, और वहीं हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो 1025 के आसपास शुरू करेंगे। तो सही स्पष्ट जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। देखिए कहते हैं कि ब्रह्मदेव जो अंतिम शासक था, इस ब्रह्मदेव को एक कहते हैं ना कि एक बुरा शासक, एक क्रूर शासक। ये कैसा शासक था? क्रूर शासक। ये क्रूर शासक है, और क्रूर शासक होने के नाते यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि क्या हो, यहाँ पर रहे। तो इसलिए ये माना जाता है कि इसके खात्मे के लिए यहाँ के लोग यहाँ से गए और अलग से किसी राजा को लेके आए, वो हम बात करेंगे अभी। और इनके बाद वो राजा गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठने के बाद जो कत्यूरी राजवंश था वो दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ माना जाता है। एक हिस्से पर पवार वंश आ जाते हैं, यानी कि जो गढ़वाल वाला हिस्सा है वहाँ पर कौन शासन करने आ गए? वो पवार वंश के लोग शासन करने आ गए। और जो कुमाऊँ वाला इलाका है, यहाँ पे चंदों ने अपना शासन जो था वो स्थापित किया था, या चंदों ने यहाँ पर अपने शासन की नींव डाली थी, ठीक है। तो ये माना जाता है कि कत्यूरी वंश के बाद में यहाँ पर दो हिस्से हुए, और एक हिस्से में पवार वंश और दूसरे हिस्से में कुमाऊँ का चंद राजवंश सामने आता है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो कुमाऊँ के चंद राजवंश से शुरुआत करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है। जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा पंगा नहीं है, ठीक है। चलिए तो उत्तराखंड इतिहास में हम लोग बात करेंगे कुमाऊँ का चंद राजवंश, ठीक है। आप लोग हेडिंग लगाएंगे कुमाऊँ का चंद राजवंश, कुमाऊँ का चंद राजवंश, ठीक है। ये है कुमाऊँ का चंद राजवंश, यानी कि कत्यूरियों के पतन के बाद जिस कुमाऊँ के क्षेत्र में जिस वंश का उद्गम होता, उस वंश का नाम हम लोग क्या डाल देंगे? उस वंश का नाम है कुमाऊँ का चंद राजवंश, यानी कि चंदों की हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बात देखिए, चंदों की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसका संस्थापक कौन है, यानी कि इस चंद वंश को किस राजा ने चलाया। देखिए नोट्स आप लोग जो बनाएंगे वो वैसे ही बनाएंगे जैसे मैं आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आप ऐसे ही नोट्स बनाना, आपको लाभ मिलेगा, देखते रहिए। देखो संस्थापक के रूप में यहाँ दो लोगों का नाम सामने आता है। एक तो आता है थोरचंद या थोहरचंद, और एक नाम सामने आता है सोमचंद, ठीक।
कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि शासन किसने किया था शुरुआत, वो थोरचंद ने की थी या थोरचंद ने की थी, और अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना है कि शुरुआत किसने की थी, वो राजा सोमचंद ने की थी। देखो यहाँ पे मैं दोनों बातें आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, कैसे देखेंगे एक एक चीज़ को। अब क्लास में मेरे साथ रहिए, बस आप देखिए कि आप उत्तराखंड इतिहास में बहुत अच्छे स्तर पर आ जाएंगे। देखो थोरचंद के बारे में जो प्रमाण मिलते हैं वो 2 प्रमाण देखने को मिलते हैं, यानी कि जो 2 नई किताबें हैं। हालांकि उन किताबों की जो समय अवधि वो इतनी पुरानी नहीं है, लगभग 200 वर्ष पहले ही वो किताबें लिखी गई हैं। जैसे एक किताब है डब्ल्यू फ्रेजर की, जिसमें बताया गया है कि जो चंद वंश है उसका संस्थापक कौन है, वो थोरचंद या थोरचंद। डब्ल्यू फ्रेजर की जो बुक है उसका नाम है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है, ये किताब लिखी गई थी जिसके अंदर ये जिक्र करा गया था कि संस्थापक कौन है, वो थोरचंद। और ये किताब जो लिखी गई थी वो 1813 के आसपास ये किताब लिखी गई थी। ठीक, दूसरा जो मिलता है वो मिलता है फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा जो लिखी हुई किताब है, फ्रांसिस हैमिल्टन। हैमिल्टन ने किताब लिखी थी किंगडम ऑफ नेपाल। ये बड़ी सुंदर किताब हो सकती है, नाम बड़ा सुंदर लगता है, किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, और किंगडम ऑफ नेपाल ये लगभग 1881 के आसपास की किताब है। और इससे भी ये बताया गया है, इसके अंदर भी ये जिक्र है, ये उल्लेख है कि जो राजा रहा होगा चंद राजवंश की शुरुआत करने वाला, वो कौन रहा होगा, थोरचंद रहा होगा। ये दोनों किताबों से ये हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं वो इन दोनों ही बातों को झुठला देते हैं। वो मानते हैं कि ये नहीं, ये किताब, ये इतिहास अभी फ़िलहाल लिखा गया है। उन्होंने 800 या 900 साल पहली बात कैसे उन लोगों ने लिखी, किस तरीके से लिखी, तो इसे एक तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम लोग कुमाऊं के जो चंद राजवंश है उसके संस्थापक के रूप में थोरचंद को नहीं देखते हैं। हाँ, इतिहासकार ये जरूर मानते हैं कि थोरचंद हो सकता है कि कुमाऊं राजवंश में एक राजा के रूप में सामने आया हो। ठीक है, ये माना जाता है, लेकिन इसे संस्थापक नहीं माना जाता। इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी किताब है, डब्ल्यू फ्रेजर की किताब है, यानी कि आप राइटर का नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और किंगडम ऑफ नेपाल किसकी किताब है, फ्रांसिस हैमिल्टन की किताब है। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बन जाएगी। अब देखिए सोमचंद के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सोमचंद को अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ये संस्थापक रहा है। उसमें 2 बड़े नाम मैं डाल दूंगा, एक नाम है एटकिंसन महोदय का और दूसरा नाम है बद्रीदत्त पांडे जी का, BD पांडे जी। ठीक है, इन दोनों का ये मत है कि ये क्या है, सोमचंद महोदय क्या है, वो संस्थापक के रूप में आए हैं। और आपसे भी अगर कभी पेपर में सवाल बनता है कि चंद राजवंश के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो वो फाउंडर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सोमचंद महोदय। ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग बातें हैं, वो मैं चर्चा करूँगा आपसे। देखिए एटकिंसन जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि जो सोमचंद है वो किसके भाई हैं, वो एक कन्नौज के जो नरेश थे, कन्नौज नरेश, उनके भाई मानते हैं। ये क्या मानते हैं कि एटकिंसन का क्या मानना है कि सोमचंद कौन है, कन्नौज नरेश के भाई हैं। दूसरी तरफ BD पांडे का ये मानना है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, झूसी, इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है झूसी, ये वहाँ के रहने वाले हैं, इलाहाबाद। ठीक है, झूसी, और झूसी का दूसरा नाम प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं बस। ठीक है, झूसी का दूसरा नाम क्या माना जाता है, प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। और यहीं पे एक और है इलियट। इलियट इन्हें ना तो झूसी का मानते हैं ना कन्नौज का भाई मानते हैं, इलियट मानते हैं कि ये कहाँ के थे, ये झांसी के रहने वाले थे। यानी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं, बस आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो कुमाऊं का चंद राजवंश है उसके संस्थापक सदस्य कौन है, वो सोमचंद महोदय। ठीक है, चलिए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। पहली क्लास यानी कि पहले राजा को लेकर चलते हैं, जिनका नाम क्या है, सोमचंद। तो अभी आपने देखा कि हम लोग अगर फाउंडर की बात करेंगे, संस्थापक की बात करेंगे चंद राजवंश के, तो वो कौन हो जाएंगे, वो सोमचंद महोदय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सोमचंद को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए देखो, पहले राजा संस्थापक है। देखिए इस टाइम पीरियड की मैं बात करूं, टाइम पीरियड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ये केवल एक अनुमान है। और हम अनुमान मान के चल रहे हैं कि लगभग कितना है, वो 1025 के आसपास से 1046 के आसपास क्या रहे होंगे, ये सोमचंद यहाँ पर रहे होंगे। ठीक, अब देखो सोमचंद के राजा बनने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जिनमें से एक दो मैं बता देता हूं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए ऐसा कहा जाता है कि
ब्रह्मदेव जो कत्यूरी शासन का अंतिम राजा है, तो वो एक क्रूर राजा है। उसके समय में अशांति फैल गई, उसके समय में प्रजा खुश नहीं है, प्रजा दुखी है, लोग चाहते हैं कि उससे किसी तरीके से छुटकारा पा लें, और इसी को साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के साथ तुलना कर सकते हैं। इसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद अगर आपने सुना हो हिस्ट्री की क्लास में आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा, इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे जिक्र करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि वहाँ से सरकार चली जाए, यानी कि ब्रह्मदेव का शासन समाप्त हो जाए, कोई अन्य आदमी आ जाए। तो इसी चाह में लोग कहते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हुए, वहाँ का जो विद्वान वर्ग होगा, वहाँ का जो कुलीन वर्ग होगा, वो इकट्ठा हुआ होगा और सीधा वो कन्नौज राजा के पास जाते हैं और उनसे ये गुहार लगाई जाती है, उनसे प्रार्थना करी जाती है कि देखिए हमारे यहाँ पे बीरमदेव या ब्रह्मदेव ने बड़ी अशांति फैला रखी है, तो आप किसी को भेज दीजिए। कहा जाता है कि इन्हें भेजा गया, इन्होंने वहाँ जा कर के उसकी शासन को बदला, अल्टा पल्टी करी, वहाँ पर शांति स्थापित करी। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उनकी एक पुत्री मानी जाती है जिसका नाम माना जाता है चंपा, ठीक है, जिसके नाम पे कहते हैं कि चंपावत, बाद में नाम भी पड़ा। हालांकि इसके पीछे भी 2-3 कहानियां हैं, वो भी जिक्र करूंगा मैं आप लोगों के साथ, चिंता ना करिए। चंपा माना जाता है कि चंपा से विवाह कर दिया और तब जाकर के सोमचंद यहाँ पर बस गया और इस तरीके से चंद राजवंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। एक कहानी ये भी है। एक कहानी ये भी देखने को मिलती है कि एक बार ये अपने दोस्तों के साथ घूमने आए, जैसे हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, तो ये भी घूमने आए थे और ये हरिद्वार घूमने आए। और हरिद्वार घूमने के साथ साथ ये गंगा जी में स्नान किया, तो इनके मन में इच्छा हुई कि चलिए बद्रीनाथ के दर्शन करके आते हैं। कहते हैं कि इनके दोस्तों ने तो मना कर दिया, लेकिन ये अकेले ही चले गए। कहते हैं कि वहाँ पे ब्रह्मदेव ने इन्हें देख लिया, इनके बारे में जानकारी करी, पता चला राजा हैं, तो इस तरीके से अपनी कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया, ऐसा भी माना जाता है। एक और कहानी मिलती है जो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार देखने को मिलती है। बद्रीदत्त पांडे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये आए थे कन्नौज के या झूसी, मैंने बताया ना कि झूसी के रहने वाले वहाँ से आए थे, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र के आए थे। और इन्होंने क्या किया था, इसी ब्रह्मदेव के शासन में एक व्यक्ति काम करते थे, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जिनका नाम था गंभीर देव। गंभीर देव की बेटी से विवाह किया था और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लिया था। देखिए, किसी कहानी का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्व है नहीं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए किस तरीके से कहानी चली। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनका विवाह यहाँ पर हुआ और विवाह होने के साथ इन्हें कुछ दहेज मिला या इन्हें कुछ जगह मिली, जिस जगह पे इन्होंने अपना रहने की शुरुआत करी, यानी कि पहले अपना एक महल बनाया जिसे हम लोग राजबुंगा का किला कहते हैं। तो बात को ढंग से समझना और देख करके चलना। सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए बेटा, एक भी बात छोड़ना नहीं, आप लोग नोट्स बिल्कुल वैसे बताना जैसे मैं बनाऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे कि एक भी बात यहाँ से बचेगी नहीं और आपका पेपर सॉलिड हो जाएगा भाई, ठीक है। देखिए इन्हें क्या हुआ कि सुई या सुयो एक स्थान पड़ता, वहां पे इन्होंने किला बनाया जिसे बोलते हैं राजबुंगा का किला, राजबुंगा किला, ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने सुई नामक स्थान पे किला बनाया जिसे क्या बोलते हैं, राजबुंगा का किला बोलते हैं। और ये माना जाता है कि यही राजबुंगा का किला बाद में किस नाम से फेमस हुआ, चंपावत के नाम से फेमस भी हुआ। और आज के डेट में हम लोग चंपावत जो देखते हैं वो वही राजबुंगा के किले के आसपास जो आबादी बढ़ी उसी को हम चंपावत के रूप में देखते हैं। ये माना जाता है कि राजबुंगा के किले का जो आकार था वो कैसा हुआ करता था, वो अंडाकार हुआ करता था, ठीक है, ध्यान रखना। अंडे के आकार का एक किला बनाया जिसे राजबुंगा का किला बोला और इसकी स्थापना किसने करी, सोमचंद महोदय ने इसकी स्थापना करी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं कि इसी किले में 4 इन्होंने अपने किलेदार नियुक्त करे, 4 किलेदार नियुक्त करे। कौन कौन है, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये 4 किलेदार इनके हुआ करते थे, कार्की, बोरा, तड़ाकी और चौधरी। चारों नेपाली थे, ठीक है। और आप जानते हैं कि गोरखा बटालियन भी हमारी सेना में है और गोरखा अपने दमखम के लिए, अपने देश के प्रति मोहब्बत के लिए, अपने राजा के प्रति समर्पण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो आपको देखने को मिलता है गोरखाओं के समय में, ठीक है, डोटी नरेशों के समय में। तो नेपाली जो थे कार्की, बोरा, तड़ाकी और चौधरी, ये 4 किलेदार नियुक्त करे गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखिए, जब कोई भी राजा गद्दी पे बैठता है तो उसकी पहली प्राथमिकता ये होती है, वो साम्राज्यवाद का उदाहरण होता है, यानी कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाया जाता है। और सीमा को बढ़ाया जाने का सब सीधा सा एक ही प्राचीन इतिहास अगर आप देखोगे, वहाँ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो ये है कि अपने पड़ोसी
जो राज्य होंगे उनके साथ युद्ध करिए, उन पर हमले करिए, उसे जीतिए और उसे अपनी सीमा के अंदर मिला लीजिए, जिससे यानी कि स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज लार्ज बनाते जाओ। ये इस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था कालू तड़ागी। ठीक है, ध्यान रखना, सोमचंद का एक सेनापति था जिसका नाम था कालू तड़ागी। देखो नोट्स ऐसे ही बनाना, बिल्कुल भी आराम से, प्यार से, मोहब्बत से सीखते चलिए। एग्ज़ाम के आने तक इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी हम लोगों को। ठीक है, अच्छे से काम हो जाएगा। आइए, कालू तड़ागी जो है वो इनके सेनापति हैं और वो क्या करते हैं, वो इनके साथ मिल करके यानी कि सोमचंद अपने सेनापति कालू तड़ागी के सहयोग से एक राजा को हटाता है जिसे हम दमकोट का राजा या दोनकोट का राजा कहते हैं। ठीक है, दोनकोट के रावत राजा को हराया जाता है। ठीक है, दोनकोट के रावत राजा को हराया जाता है। हालांकि देखिए मुझे पर्सनली ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मैं आपको बताऊं सोमचंद की बात है, क्योंकि पहला राजा है, संस्थापक राजा है, तो पूछा जा सकता है कि सोमचंद ने पहली बार कहाँ के राजा को हराया था, तो वो दोनकोट के राजा को हराया गया था। तो ये ध्यान रखना बस आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। देखिए किसी भी शासन में अगर मैं बात करूँ, किसी भी राजा के समय में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ होती है कि उसकी सीमाएं, सीमांकन, वो किस तरीके से कर रहा है अपनी सीमाओं का, वहाँ पे सैन्य व्यवस्था है ना। दूसरी चीज़ होती है उसका राजस्व, यानी कि रुपये, पैसे। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था यानी कि धन, अर्थ की आवश्यकता होती है और अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए जब सोमचंद गद्दी पर बैठे तो सोमचंद ने भी क्या किया, इस अर्थ को यानी कि मैं ऐसे कहूँ कि वो अर्थव्यवस्था को चलाने के प्रयास किए गए। मैं ये कह सकते हैं हम लोग कि वो पैसा जो जनता के पास है, गांव के पास है, लोगों के पास है, वो किस तरीके से शहर तक आएगा, वो किस तरीके से किले तक आएगा, वो किस तरीके से राजा तक पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है, वो राजा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो अब इसी जिम्मेदारी का वहन करते हुए हमारे सोमचंद जी ने क्या किया, एक नई व्यवस्था चलाई जो उस समय के हिसाब से यहाँ पे नई व्यवस्था है। और देखिए ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने गाँव के अंदर कुछ नियुक्तियाँ करी, गाँवों में एक राजस्व नियुक्तियाँ करी जिसे बूढ़े व हम लोगों ने क्या कहा, सियाणे कहा। क्या कहा, बूढ़े व सियाणे। बूढ़े व सियाणों के नाम से जिसे हमने जाना, वो नियुक्तियाँ इनके द्वारा यहाँ पर की गई। ठीक, और इनका काम वही है जो एक तरीके से आजकल जो राजस्व पटवारी देखते हैं, राजस्व पुलिस है ना, राजस्व आपने दरोगा देखा था, पटवारी देखा था, वही काम करते थे। ये गांव के अंदर राजस्व इकट्ठा करना और झुटपुट जो आपराधिक मामले थे उन मामलों को देख लिया करते थे। ये सब जिम्मेदारी किसकी होती थी, वो बूढ़ों व सियाणों की हुआ करती थी। एक तरीके से एक व्यवस्था को डेवलप करने की कोशिश करी गई, एक तरीके से एक शासन व्यवस्था लागू करने की कोशिश करी गई कुमाऊं के अंदर। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक तरीके से व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज के जैसी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, पंचायती राज के जैसी व्यवस्था है। इसीलिए कुमाऊं में पंचायती राज का जनक के रूप में किसे देखते हैं, सोमचंद को देखते हैं। कुमाऊं में पंचायती राज के जनक के रूप में, या पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, वो सोमचंद को देखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे, वैसे देखो सोमचंद के बारे में अगर एक दो बातें मैं और कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सोमचंद शिव के उपासक थे। उनके समय में ये जानकारी भी मिलती है कि आपने सोमेश्वर या सोमनाथ मंदिर एक तरीके से देखा है, तो वो भी देखने को मिलता है। तो लेकिन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है नहीं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सोमचंद से आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना। एक तो इनका राजगंगा का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरी बात इनका इंपॉर्टेंट आपको बूढ़ों व सियाणों की नियुक्तियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तीसरी बात एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कुमाऊं में पंचायती राज की शुरुआत करने वाला जिस राजा को देखा जा सकता है वो कौन है, वो सोमचंद हो सकता है। ठीक है, बस इतनी ही बातें इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं अगले राजा की बात करूँ तो अगला राजा जो हमें देखना है वो इंद्रचंद देखना है। ठीक है, सीधा कौन सा राजा, इंद्रचंद। इंद्रचंद महत्वपूर्ण राजा है पेपर के हिसाब से। इंद्रचंद समय की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई सटीक समय है नहीं। डालने को डाला जा सकता है लेकिन मैं डालूंगा भी नहीं, क्योंकि वो फिर एक तरीके से आपको अलग अलग शासनकाल में दिखाई देगा, यानी कि 1100 AD के आसपास का समय इसका रहा होगा कहीं पे। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। देखो इतिहास ना, अगर आप इतिहास को थोड़ा गहराई से देखोगे दोस्तों,
बच्चों मेरे, तो इतिहास में एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी कि जिस आदमी ने लीक से हट कर चलने की कोशिश करी, इतिहास उसे ही याद रखता है। वो अलग बात है कि वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे तौर पे याद रखें, नकारात्मक तौर पे याद रखें या सकारात्मक पहलू को देखें उसके, वो अलग चीज़ बता रहे हैं। लेकिन जिसने लीक से हटने की कोशिश करी या लीक से कुछ अलग करने की कोशिश करी, उस व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज है। उसी तरीके से एक हमारे राजा हैं, चंद वंश के एक राजा हैं, सोमचंद के बाद इंद्रचंद एक राजा है, वैसे चौथे नंबर के राजा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है। इंद्रचंद ने पहली बार अब देखा कि अर्थ को बढ़ाने का, यानी पैसे को बढ़ाने का एक और तरीका हो सकता है। पहला तरीका, हमने राजस्व के लिए बूढ़े सियाणे बनाई दिए हैं, वो अपना काम कर ही रहे हैं। पैसा और कैसे जनरेट होगा, कैसे हम लोग अपने देश के या अपने साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था उसे और मजबूत करेंगे, तो उस समय एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती थी व्यापार, कि अगर व्यापार को किसी तरीके से बढ़ा लिया जाए, व्यापार में उन्नति कर ली जाए, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, और भी बेहतर कर सकते हैं। ये उस समय इंद्रचंद के दिमाग में चल रही थी बात। तो इसने क्या किया, कहा जाता है कि इंद्रचंद के जो संबंध थे वो चीन के साथ संबंध थे। ये भी कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि इसने चीन की किसी राजकुमारी से विवाह भी किया था। तो अभी उसके प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार का ऐसा मानना भी है। ठीक है, देखिए तो इंद्रचंद ने उस समय क्या दिमाग में लगाया कि देखिए अगर चीन की अगर हम बात करें तो चीन में ना रेशम यानी कि सिल्क उत्पादन में चीन वर्तमान में भी क्या है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। उस समय भी सिल्क का उत्पादन हुआ करता था चीन के अंदर, तो उसी सिल्क के उत्पादन का लाभ उठाने की कोशिश करी गई और कुमाऊं के अंदर भी चीन से लाए गए रेशम या चीन के द्वारा जो इस्तेमाल रेशम हो रहा था, जिसका उत्पादन हो रहा था, वही उत्पादन करने की कोशिश की गई। किसके द्वारा, इंद्रचंद के द्वारा। उसके लिए क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले कुछ वो चाहिए जो हमें रेशम बना सकें। तो उसके लिए आपको पता है कि इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े आते हैं। तो चीन से क्या मंगाए गए, रेशम के कीड़े मंगाए गए, रेशम के कीड़े मंगाए गए। ठीक है, चीन से क्या आए, रेशम के कीड़े आए। अब जो कीड़े आएंगे उनका भोजन भी चाहिए, और इनके भोजन के लिए अगर आपने आसपास अपने समय में देखा हो, रेशम पालन भी होता है ना, तो रेशम उत्पादन भी होता है। तो उसके लिए सहतूत की पत्तियां खाते हैं वो लोग। तो सहतूत के बहुत सारे पेड़ लगवाए गए, सहतूत के पेड़ पूरे कुमाऊं में लगवाए गए, जिससे क्या हो कि वो भोजन मिले और वो कीड़े अच्छे से फले फूले, जिससे रेशम हमें अच्छे से प्राप्त हो। बहुत सारे पेड़ लगवाए गए। तो आपसे ये कभी पूछ लिया जाए कि बताइए सहतूत के पेड़ कब लगाए गए, किसके समय में ज़्यादा लगाए गए, तो इंद्रचंद महोदय के समय में लगाए गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ज़रूरत थी बुनकरों की, यानी कि जो रेशम का काम कर सकें। देखिए स्किल बेटा, स्किल मेरे प्यारों, स्किल इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो अगर आज भी आपके पास है तो आज आप भी राजा हो। स्किल यानी कि कोई स्पेशल काम करना, या कोई भी काम अगर आप करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, अगर आप अपनी एक स्किल डेवलप कर लें, एक अपने आप को बेहतर स्टूडेंट बना लें, एक ज़बरदस्त स्टूडेंट बना लें, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारा सिलेक्शन काट दे, कोई हमें नौकरी से वंचित कर दे। तो इसलिए अपने अंदर जो स्किल डेवलप कीजिए, यानी कि उत्तराखंड इतना बेहतर कर लीजिए, जीएस इतनी बेहतर कर लीजिए, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ इतना बेहतर कर लीजिए कि पेपर को आने दो, देख लेंगे, फोड़ के रख देंगे। ठीक है, तो स्किल पे काम करिए, अपनी स्किल को डेवलप करिए, स्किल पर महारत हासिल करिए, और आप देखेंगे कि आप भी दुनिया के सामने एक बड़े ऊंचे बड़े पायदान पर विराजित हो जाएंगे। ठीक है, तो स्किल, उस समय भी स्किल्स वर्कर की जरूरत थी, यानी कि आप किसी को भी काम नहीं सौंप सकते ना। अगर मैं कहूं कि किसी मोची को रेशम के वस्त्र बनाने का काम सौंप दिया जाए तो ऐसा करना नामुमकिन था। इसलिए स्किल वर्कर्स की खोज हुई और ऐसे वर्कर ढूंढे गए जो क्या कर सकते हैं, रेशम के काम कर सके, रेशम के बुनकर कर सके। इन्हीं लोगों को बोला जाता पट्टावयो। ठीक है, किसे बुलाया गया, पट्टावयो को बुलाया गया। पट्टावयो बोलते हैं रेशम के बुनकरों को। ठीक है, रेशम के बुनकर, उन्हें क्या बोलते हैं, पट्टावयो। रेशम के बुनकर लाए गए, इनसे काम शुरू हुआ, वस्त्र निर्माण का काम शुरू हुआ, रेशम के वस्त्र बनाने शुरू करे। तो यही बात डाल देते हैं, यहाँ से क्या शुरू हुआ, रेशम के वस्त्रों का उत्पादन या रेशम के वस्त्र बनाने शुरू हुए। इन बुनकरों ने क्या करा, रेशम के वस्त्र बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब देखो ये तो हुई हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा। यानी कि सबसे पहले देखो, एक इतिहास ना केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैं हमेशा से मानता हूँ कि इतिहास से सीखा जा सकता है। प्रोडक्शन, पहला क्या देखा, मटीरियल। मटीरियल कहाँ से आएगा, चीन, रेशम चाहिए, कीड़े लेके आ जाओ, उत्पादन करा,
वर्कर चाहिए, स्किल चाहिए मुझे, तो क्या लेके आए, पट्टा अवयव लेके आए। ध्यान रखिए, यहीं पे बात करता हूं मैं पहले, उसके बाद में फिर जाऊंगा मार्केटिंग पे, यानी कि अब मार्केट कैसे बनाना है, व्यापार कैसे साधना है, उसका भी जिक्र करेंगे। तो देखिए, कहा जाता है कि जो पट्टावय होते थे, रेशम के बुनकर होते थे, उनके यहाँ एक मान्यता हुआ करती थी, या एक तरीके की उनकी ऐसी सोच थी, उनके यहाँ एक तरीके का सुपरस्टिशियस हुआ करता था, अंधविश्वास टाइप आप कह सकते हैं, वो हुआ करता था। ये लोग क्या मानते थे कि अगर बुनते समय या उसे रंगते समय, कपड़े बना दिया, अगर उसमें हम रंग डालते हैं, रंगते समय अगर कोई झूठी खबर उठा दी जाए तो वो रंग कपड़े पे बहुत अच्छा चढ़ता है। ठीक है, रंग कपड़ा बहुत अच्छे से पकड़ता है, ऐसा उस समय जो रेशम के बुनकर हुआ करते थे, पट्टावाय हुआ करते थे, वो ऐसा मानते थे। तो क्या करते थे, वो झूठी खबरें फैलाते थे, जैसे कि राजा देखिए योग करते हुए उड़ जाते हैं, राजा तो अदृश्य हो जाते हैं, कुछ भी कहानी जो भी हो सकता है, झूठी खबर उड़ाया करते थे। और उस झूठी खबर को एक नाम दिया जाता था, पटरंग वाली। क्या, पटरंग वाली। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। पट्टावयो, रेशम के बुनकर, उसे एक नाम देते थे, जिसे क्या बोलते थे, पटरंग वाली बोलते थे, या इसी को एक नाम और देखने को मिलता है, पट्टो रंग्याल। इसी को बोलते हैं पटो रंग्याल, एक ही बात है, पटो रंग्याल या पटरंग वाली, यानी कि झूठी खबर। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं, झूठी खबर के नाम से संबोधित किया जाता है, झूठी खबर उड़ाया करते थे। ठीक, अब अगली स्ट्रेटजी क्या है, जिसकी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बिल्कुल आराम से समझिए, बात को अच्छे से समझिए और अपने आप को ना एक बेहतर बनाइए भाई, स्किल वर्कर बनाइए। वर्कर नहीं, स्किल अपने अंदर डेवलप करिए, और आप देखेंगे कि अगर स्किल डेवलप हो गई फिर कोई टेंशन ही नहीं है यार। पूछो हमसे पेपर में, क्या पूछोगे पूछ लो, आ जाओ, हम तैयार हैं। देखो, यहीं पर अगर मैं बात करूं तो अब बात है कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मार्केटिंग कैसे हो। तो मार्केटिंग के लिए दिमाग लगाया गया, और मार्केटिंग के साथ एक काम करा गया कि कहते हैं कि वो जो मैं बता रहा था ना कि वैवाहिक संबंध भी चीन के साथ स्थापित करे, वो भी एक तरीके से हो सकता है, मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी इसकी रही हो। हम मान के चलने शायद हुआ हो विवाह, हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हम वहाँ जिक्र नहीं करेंगे। तो इसने एक काम किया कि मार्केटिंग बनाने के लिए चीन व्यापारिक संबंध स्थापित करे। ठीक है, व्यापारिक संबंध किसके साथ, हमारे दोनों पड़ोसी देशों के साथ, चीन के साथ और दूसरा नेपाल के साथ। भाई अगर मैं बात करूं कुमाऊं की, तो कुमाऊं के तो दो ही पड़ोसी देश हैं, एक चीन है और एक नेपाल है, दो ही अंतर्राष्ट्रीय देश, दो ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग साझा करते हैं, हमारा उत्तराखंड, एक चीन है और दूसरा नेपाल है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा। व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे चीन के साथ, नेपाल के साथ, और इनके साथ क्या हुआ, व्यापार करना इंद्रचंद ने शुरू करा। देखो इंद्रचंद से आप लोग ये बात ध्यान रख सकते हैं, सोमचंद ने स्थापना करी किसकी, चंद राजवंश की, लेकिन व्यापारिक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध सबसे पहली बार जो डेवलप कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बोलते हैं, IR बोलते हैं। ठीक है, आप UPSC वगैरह पढ़ते हैं तो IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो स्थापित करने किसने शुरू करे, वो इंद्रचंद महोदय ने स्थापित करने शुरू करे। ठीक है, तो इंद्रचंद से आपने ये सीखा कि व्यापार कैसे करना है, इसके साथ साथ इसने अपने संबंधों को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की एक और तरीका सोचा कि व्यापार से अपने अर्थ बढ़ेगा और अर्थ से मेरा साम्राज्य फले फूलेगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी, समझ में कुछ बात आई, मुझे रिव्यू जरूर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे प्यारों कि कुछ समझ में आया नहीं आया, या क्या करना है, कुछ सुझाव हो आपके तो वो ज़रूर बताना। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे, मेरे साथ अगर 10 लोग भी जुड़ेंगे मैं 10 लोगों को पढ़ाऊंगा, 20 लोग जुड़ेंगे मैं 20 लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन उन लोगों को पढ़ाऊंगा जो हिम्मत नहीं हारते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के अंदर जो युवा हैं वो हिम्मत हार गए हैं यार, वो काम ही नहीं कर रहे, वो पढ़ाई नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो गया है, पुलिस में नहीं हुआ या कनिक सहायक में नहीं हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर अच्छा नहीं हो पाया। अरे घबराने की जरूरत नहीं है यार, घबराना क्यों है, हमें मेहनत करनी है, मेहनत करते जाएंगे, एक दिन अपने आप को इतना होनहार, इतना स्किल, अभी तो देखा स्किल की कितनी पहुंच है यार, पट्टावयों को ढूंढ ढूंढ के लाया गया, पूरे भारत में देखा गया कि कौन रेशम का बुनकर है, उसे लाया गया। तो आप अपने अंदर वो आग तो पैदा कर लो, अपने अंदर वो ताकत पैदा कर लो कि UKPSC UKSSC कहे कि उसे ढूंढ के लाना है, ऐसे बच्चे को चाहिए मुझे। तो आप अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, स्किल डेवलप हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
20 लोग भी अगर जुड़ेंगे मैं बढ़ाऊंगा, मन से बढ़ाऊंगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को अच्छा पसंद कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है, तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।